रचयिता की इस फेसबुक पेज पे आप सभी श्रोतागण का स्वागत है। वर्ष 2020 हम सबके लिए एक मुश्किल भरा समय रहा है और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो या बेहद विशेष हस्तियों के जाने का दुख हो, अभाव हो, एक अभाव के रूप में अब ये हमारे बीच रह जाएगा। मंगलेश डबराल जी का भी जाना इसी तरह का एक अभाव है। एक कवि और विचार के रूप में मंगलेश जी भले ही अपनी कविताओं के मार्फत हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अब उनकी स्मृतियां ही शेष बची हैं। इन्हीं स्मृतियों पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज सर जुड़े हुए हैं। पंकज सर का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और हमसे बात कर रहे हैं। मंगलेश जी की जो कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं उसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, जिसे वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके साथ ही आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, मुझे दिखा एक मनुष्य, ये उनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं। कविता के साथ साथ मंगलेश जी गद्य लेखन भी करते रहे हैं, जिसमें लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन उनका मशहूर गद्य है। इसके साथ ही यात्रा डायरी, पटकथा लेखन, संपादन, पत्रिकाओं का संपादन, अनुवाद और पत्रकारिता से मंगलेश जी लगातार लिखते रहे हैं और हमारे बीच इन सब माध्यमों से, साहित्य के तमाम अनुशासनों से हमारे बीच उपस्थित रहे। पंकज सर का पंकज सर समकालीन दौर के एक बेहद सक्रिय और मैं कहूंगा कि चर्चित कवि हैं। हम जब भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पंकज सर हमें हमेशा सक्रिय दिखाई देते हैं। और इनका परिचय यही है कि इन्हें देवी शंकर अवस्थी और भारत भूषण अग्रवाल जैसे सम्मानित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। हम स्वागत करते हैं और सर को विशेष धन्यवाद देते हैं। सर, हम चाहते हैं कि अब आप उन स्मृतियों को साझा करें, मंगलेश जी से जुड़ी उन स्मृतियों पर बात करें जिन जिसके लिए हम सभी या हमारे श्रोतागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आदर्श जी और पीयूष जी और ये रचयिता जो मंच है रचयिता का, जिस पर आपने मुझे एक अवसर दिया है। मंगलेश डबराल जी हिंदी के यशस्वी कवि और विचारक, संपादक, अनुवादक, तो बहुत सारे उनके परिचय हैं। एक बहुआयामी व्यक्तित्व था मंगलेश जी का और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा रचनात्मक और वैचारिक अवदान संभव किया उन्होंने। और हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ा आघात है मंगलेश डबराल जी की विदाई। इसलिए कि पिछले 5 वर्षों में हमने एक एक करके अपने 6 बड़े कवियों को खो दिया है, जिनमें कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे, वीरेन डंगवाल, इन 5 मेजर पोइट्स को हम खो चुके थे पिछले 5 वर्षों में। और 6वें कवि हमारे मंगलेश डबराल जी अचानक एक अप्रत्याशित आघात ये हमें लगा कि हमने उनको खो दिया। तो ये बहुत ही दुखद है और इसको सहना कठिन है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था एक स्मृति सभा मंगलेश जी पर ऑनलाइन, जो कि जन संस्कृत मंच ने कराई थी। उसमें मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने एक ऐसी बात कही जिससे मुझे काफी रोशनी मिली इस अंधेरे में। उन्होंने कहा कि मैं उदास नहीं हूं। आप जानते होंगे कि जो उनका नवीनतम उपन्यास है अरुंधति रॉय का, उसका हिंदी अनुवाद किया था मंगलेश डबराल जी ने। और वो खुशियों का अपार घराना
नाम से प्रकाशित है अनुवाद उनके, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो नॉवेल है अरुंधति जी का, उसका हिंदी अनुवाद मंगलेश जी ने किया था, काफी चर्चित है वो। तो वो उनकी स्मृति सभा में अरुंधति जी ने कहा कि मैं उदास नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग हिम गो, मैं मंगलेश जी को जाने नहीं दे रही, वो मेरे साथ हैं, इसलिए मैं उदास नहीं हूं। तो हमारे लिए मंगलेश डबराल जी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम लोग, शब्दों का साथ है हमारा, विचारों का साथ है, संवेदनाओं का साथ है, और उसी स्तर पर जब वो जीवित थे तब भी हम उनसे संवादरत थे, और जब वो नहीं हैं तब भी हमारा उनसे संवाद चलता रहेगा। जब तक हम हैं इस संसार में, जब तक मैं हूं, मेरे जैसे उनके कविता के प्रेमी हैं, उनके गद्य को चाहने वाले हैं, तब तक हमारा उनसे संवाद जारी रहेगा। और जब हम नहीं होंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जिन्हें कविता से लगाव होगा, कविता से लगाव का मतलब है मनुष्यता से लगाव, मानवीय संवेदना से लगाव, तो ये जो मनुष्यता से लगाव है वो जब तक रहेगा, कविता से लगाव रहेगा, उससे प्रेम रहेगा, और मंगलेश डबराल जी की प्रासंगिकता रहेगी, हम उनको जीते रहेंगे। तो इसलिए दुख की बात सिर्फ ये है कि वो बहुत काम कर रहे थे। आलोचना के जो संपादक हैं आशुतोष कुमार जी, उन्होंने ये कहा है कि मंगलेश का जाना इसलिए दुखद है, ज्यादा दुखद है, क्योंकि वो काम कर रहे थे। पिछले 2 सालों में उनकी 4 किताबें आई थी, अनुवाद की 2 कृतियां, एक तो ये आपकी अरुंधति रॉय का नॉवेल, दूसरे नीला दरवाजा नाम से उन्होंने बच्चों के लिए कुछ विदेशी कहानियों का हिंदी अनुवाद किया था, जो भोपाल से प्रकाशित हुई किताब नीला दरवाजा। और उनका जो ट्रेवलॉग है, यात्रा वृतांत, एक सड़क एक जगह नाम से पिछले साल आया था। और जो करंट ईयर है, वर्ष 2020, इसके विश्व पुस्तक मेले में जनवरी 2020 में उनका 6वां कविता संग्रह स्मृति एक दूसरा समय है, ये प्रकाशित हुआ था। तो एक काम करते हुए व्यक्ति का जाना बहुत दुखद है, क्योंकि वो अभी न जाने और क्या क्या करते, बहुत ऊर्जा से भरे हुए थे, बहुत रचनात्मक थे, कल्पनाशील थे, और ये महसूस ही नहीं होता था कि वो मुझसे, मेरे से तो उम्र का काफी फासला था, लेकिन मुझे कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मुझसे इतने बड़े हैं वो युवा थे अपनी स्पिरिट में, जबकि 72 ईयर्स के थे। लेकिन युवा इसलिए थे कि युवा का मतलब क्या है, जो प्रतिरोध की ऊर्जा से भरा हुआ हो, जो रचनात्मक प्रतिकार कर सकता हो, वो युवा है। अन्याय, झूठ और दमन की जो सत्ता है, उसका प्रतिकार, हमेशा प्रतिकार, लेकिन रचनात्मक प्रतिकार। मंगलेश डबराल का अगर अर्थ समझना हो तो मंगलेश डबराल केवल कमिटमेंट के कवि नहीं थे, बल्कि कमिटमेंट के साथ साथ हृदय की कोमलता और उदारता और करुणा, इनका एक दुर्लभ संतुलन, इनका एक दुर्लभ सह अस्तित्व उन्होंने मुमकिन किया था, जो कि नहीं मिलता है, दूसरे रचनाकारों में नहीं मिलता है। उनके प्रिय कवि जो थे, जर्मनी के महान कवि बेर्टोल्ड ब्रेस्ट, उन्होंने एक कविता लिखी है कि हम जो रहम दिली की बुनियाद रखने चले थे, हम जो रहम दिली की बुनियाद रखने चले थे, अफसोस कि हम स्वयं रहम दिल बने नहीं रह सके। तो ये जो चैलेंज है हमारे दौर का, एक बड़ा चैलेंज है,
कि हम जब मानवीय संवेदना के लिए, हृदय की कोमलता के लिए, करुणा के लिए, प्यार के लिए संघर्ष करते हैं कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें ये सारी ह्यूमन वैल्यूज हों, तो अक्सर जो सामना होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, वो हमारा आतताई शक्तियों से होता है। प्रत्येक स्तर पर सत्ता संरचनाओं से हमारी मुठभेड़ होती है और वो क्रूर हैं, वो हृदयहीन हैं, वो निर्मम हैं। तो उनका मुकाबला करते हुए, दुश्मन का मुकाबला करते हुए, हो सकता है हम भी रुक्ष हो जाएं, कटु हो जाएं, निर्मम हो जाएं। तो ये जो खतरा है, इससे बराबर मंगलेश डबराल जी सचेत करते रहे और उनकी ये पंक्तियां बहुत मशहूर हुई कि अपने भीतर जाओ और एक नमी को छुओ, देखो कि वह तुम्हारे भीतर बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में। तो ये मन की कोमलता और करुणा और संवेदना और प्रेम दूसरों के लिए, वो तुम्हारे भीतर बचा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये समय निर्मम है, ये सबके भीतर की कोमलता को और करुणा को सोख रहा है, सबको अमानवीय बना रहा है। ये वो देख रहे थे। उनके गद्य में भी मिलता है कि जगह जगह दिखता है एक खराब किया जा रहा मनुष्य। तो ये उनकी चिंता थी, सरोकार था। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कुछ स्मृतियां उनकी आपसे साझा करूं, तो सर्दी बढ़ रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उनकी एक कविता है जिसमें कवि जाड़ा जाड़ा आ रहा है और कवि जाड़े के कपड़े निकाल रहा है, मफलर, स्वेटर, दस्ताने, कंटोप, ये सारी चीजें निकाल रहा है और सोच रहा है कि पिछली जो सर्दियां थी वो मेरे लिए बहुत कठोर साबित हुई। मेरी एक नौकरी छूट गई थी, मेरा एक प्रेम पत्र खो गया था, वगैरह वगैरह उस कविता में आता है। मैं कविता सामने, कविता तो है लेकिन कविता पढ़ने में आपसे संवाद करने आया हूँ, तो कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, अपनी स्मृति से बता रहा हूँ कि उस कविता में इस तरह से है कि पिछली सर्दियों में मेरी एक नौकरी छूट गई थी, एक प्रेम पत्र खो गया था। पिछली सर्दियां काफी अनफॉर्चुनेट साबित हुई कवि के लिए। तो वो कहता है कि अब ये नई सर्दियां आ रही हैं, मैं इसके कपड़े निकाल रहा हूं और सोच रहा हूं ये सर्दियां क्यों होंगी मेरे लिए कठोर। तो एक कवि की तरह, एक कवि जनोचित कोमलता से, एक ऐसी कोमलता जिस पर हम इस कठोर समय में, इस दारुण समय में, एक ऐसी कोमलता जिस पर हमें सिर्फ अचरज हो सकता है, एक जिसको मैं कहूंगा एक असंभव कोमलता से दारुण यथार्थ को देखने वाले कवि हैं मंगलेश जी। और उनकी जो कविता है वो मैंने अभी हाल में, मैं उनकी कुछ स्मृतियां लिख रहा हूं। तो वो जो कविता है वो केवल महज भाषा से नहीं बनती है, महज शब्दों से नहीं बनती है। मंगलेश डबराल जी की कविता कवि के पूरे वजूद से बनती है। और जब कविता कवि के पूरे वजूद से बनती है तो कविता कवि पर घटित हो जाती है, उस पर, उसके जीवन पर, उसके जीवन में और जीवन पर कविता सत्यापित हो जाती है। जैसे आप इस पंक्ति पे गौर करें, ये सर्दियां क्यों होंगी मेरे लिए कठोर। क्योंकि सर्दियां कठोर होनी थी, कठोर ही नहीं क्रूरतम होनी थी। 2020 की सर्दियां मंगलेश डबराल के लिए मृत्यु लेकर आई। और ये कविता पुरानी है, 2020 की नहीं। हो सकता है 4-5 साल पहले, 10 साल पहले लिखी हो, 15 साल पहले लिखी हो, लेकिन ये क्रूरतम साबित होनी थी सर्दियां। और ये उनके स्वभाव में था। जब मैं कभी उन्हें बताता, मेरी बातें होती रहती थी, कभी कभार उनके विरुद्ध
उन पर कोई हमला होता था, उनके खिलाफ कोई कुछ कहता था या लिखता था, उनको नहीं मालूम चल पाता था। मैं बताता था कभी कभी कि आपने ऐसा हिंदी के बारे में ऐसा कहा है कि मुझे अफसोस है या मुझे शर्म है कि मैं हिंदी का कवि हूँ। ये उनका एक वक्तव्य था। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। दिल्ली में एक साहित्यिक सभा में किसी आलोचक ने कहा, उनके विरोध में कुछ कहा, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो मैंने मंगलेश जी से कहा कि आपके आपके विरुद्ध ऐसा कहा जा रहा है। तो बहुत ही आश्चर्य से कहते थे कि, और हंसते हुए कहते थे, बड़ी निश्चलता से, बड़ी मासूमियत से, कि मेरे खिलाफ कहा गया है, मेरे खिलाफ क्यों कोई कहेगा। तो वो ये इस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर पाते थे कि उनके खिलाफ कोई हो सकता है, उनके खिलाफ कोई कुछ कह सकता है, उन पर कोई अटैक हो सकता है। वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते थे। इतने मासूम थे, निश्चल थे अपनी संवेदना के स्तर पर, कि जैसा व्यक्ति होता है स्वयं, वैसा ही वो सोचता है दुनिया के बारे में, कि दुनिया मेरे लिए क्यों होगी कठोर, ये सर्दियां मेरे लिए क्यों होंगी कठोर। तो एक बार मैं दिल्ली में था, ये है 2013, 1 जनवरी 2013 को मैं मिला उनसे। देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग युवा हैं, एक पूरा जीवन, युवा नहीं बल्कि युवतम हैं आप, एक पूरा जीवन आपके सामने पड़ा है जीने के लिए। तो ये मैं आपको बात बताऊं कि एक बड़ा जो इंसान होता है, बड़ा जो रचनाकार होता है, उससे मिलना कितना मूल्यवान होता है, ये मैंने जाना 2011 में। 2011 के संभवतः 5 अप्रैल को मैं दिल्ली में था, और मैं किसी पारिवारिक यात्रा में, मैं हिल स्टेशंस गया था, शिमला वगैरह, और घूमते घामते एक फैमिली के साथ अपनी दिल्ली पहुंचा था, अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ ठहरा था नोएडा में। और 5 अप्रैल को कोई साहित्यिक कार्यक्रम था साहित्य अकेडमी में, तो मुझे वहाँ जाना था। मैंने सोचा, अभी साहित्य से जुड़े हैं तो साहित्य के बगैर मन नहीं लगता। अगर पारिवारिक यात्रा में भी गए हैं, घूमने भी गए हैं, तो भी सोचा कि एक साहित्यिक फंक्शन है। 5 अप्रैल को देवी शंकर अवस्थी सम्मान समारोह होता है हर साल। इसी साल नहीं हुआ कोविड-19 के कारण, वैसे हर साल होता है, और साहित्य अकेडमी सभागार में होता है। तो मैंने सोचा उसमें चलते हैं, लेकिन उसके पहले सोचा मंगलेश जी से मिल लें। तो मैं उनसे मिलने चला गया। तो बोले क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक हूँ, थोड़ी सी जीवन स्थितियां अच्छी नहीं है मेरी। तो मुझे एक काम मिला था, हिंदी के एक बड़े कवि हैं रघुवीर सहाय, सबसे बड़े कवियों में गिने जाते हैं। पहले निराला, फिर मुक्तिबोध, फिर शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, और रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय पर मुझे साहित्य अकेडमी ने एक मोनोग्राफ लिखने का अनुबंध हमारा हमसे किया था, मुझसे, कि आप रघुवीर सहाय पर एक मोनोग्राफ लिखिए। उनकी एक सीरीज है भारतीय साहित्य के निर्माता, उस सीरीज के अंतर्गत मुझे मोनोग्राफ लिखना था रघुवीर सहाय पर, एक लंबा निबंध, विनिबंध जिसको हिंदी में कहते हैं। और लगभग 100-150 पेज की वो कृति होती है, और उनकी श्रृंखला बहुत लोकप्रिय है वो। उसमें सारे समस्त समस्त अधिकांश बड़े रचनाकारों पर मोनोग्राफ्स पब्लिश करती है साहित्य अकेडमी। तो मुझे ये काम मिला था शायद 2008 या 9 में, और 1 साल का समय मिलता है, 1 साल में करके दे दीजिए। और मैं एक एक साल करके एकेडमी को पत्र लिखता जाता था कि अभी काम नहीं हो पाया है,
1 साल बढ़ा दीजिए। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 4 हो गए थे और एकेडमी मुझे चिट्ठियां लिख रही थी लगातार। तो मैं थक भी गया था और थोड़ा सा निराश भी हो गया था कि शायद अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने मंगलेश जी से कहा कि मैं साहित्य अकेडमी जा रहा हूँ, वहां पर फंक्शन है, देवी शंकर अवस्थी सम्मान समारोह, और मैं जो है एकेडमी में ये लिख के देने जा रहा हूँ कि अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से करा लीजिए। अच्छा, तो मंगलेश जी ने सुना और मुझसे कहा कि नहीं, ये लिख के मत दो, काम करो, काम करो, ये लिख के मत दो कि मैं रघुवीर साहब पे मोनोग्राफ नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम है, ये तुम्हें करना चाहिए। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली उनके कहने से। तो मैं एकेडमी ये लिख के नहीं ले गया, बल्कि मैं एकेडमी में जो अधिकारी थे उनसे मिला और मैंने कहा कि मुझे अप्रैल था, दिसंबर तक का समय दे दीजिए, केवल 6 7 8 महीने दे दीजिए। अप्रैल में वही 4 8 महीने और दे दीजिए, मैं 31 दिसंबर 2011 तक सबमिट कर दूंगा मोनोग्राफ। और फिर कानपुर आ गया मैं अपने घर। 6 महीने तक मैं सोया नहीं, रात में नहीं, रात में नहीं सोता था। रात की नींद की भरपाई दिन में 2 3 घंटे सो लिए। 6 महीने तक मैं सोया नहीं। और 31 दिसंबर 2011 को मैंने उसकी पांडुलिपि सबमिट की साहित्य अकेडमी में। इसका पूरा श्रेय मंगलेश जी को जाता है। अगर मैं उनसे न मिला होता तो रघुवीर साहब को मोनोग्राफ में नहीं लिख पाया होता। ये मिलने की अहमियत है। जो बड़े मनुष्य होते हैं, जो बड़े रचनाकार होते हैं, उनसे बिना प्रयोजन के भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको छोटा नहीं होने देते, वो आपको पिछड़ने नहीं देते। उनसे मिलना आपको अकर्म से बचा सकता है। अकर्म, कर्महीनता से बचा सकता है कि आप काम न करें, निष्क्रिय हो जाएं। तो इस निष्क्रियता से, अकर्मण्यता से एक बड़ा इंसान, एक बड़ा रचनाकार आपको बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मिलते रहना चाहिए, मिलने का कोई अवसर गंवाना नहीं चाहिए। ये मिलने की अहमियत है। और फिर वो केवल साहित्यिक संबंध उनसे नहीं था, वो पूरे जीवन से जुड़ते थे, बहुत प्रेम करते थे। जैसे मैं बताऊं, जब मैं ये मोनोग्राफ सबमिट करने गया, उसके बाद फिर मैं मिलने गया उनसे 2012 के 1 जनवरी 2012 को, यानी 31 दिसंबर 2011 को मैंने मोनोग्राफ की पांडुलिपि वहां जमा की। अगले दिन, नए साल के या उसी दिन शाम को या अगले दिन, मैं उनसे मिलने गया। बहुत सर्दी थी, धूप नाम की कोई चीज नहीं थी दिल्ली में, और जिसको कहते हैं ना, मुहावरे में कहते हैं हाड़ कपा देने वाली सर्दी थी। तो मैं उनसे मिलने गया, तो मुझे याद है, उन्होंने पूछा कि तुम्हें जाड़ा तो नहीं लग रहा है? तो मैंने कहा नहीं सर, जाड़ा वाड़ा नहीं लग रहा है। तब तो और भी, मैं 10 साल पहले की बात है, तो 40 साल का था मैं। तो जब उम्र कम होती है तो जाड़ा कम लगता है, मेरा अपना अनुभव तो यही है। अब तो मुझे लगने लगा है, पहले कम लगता, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है उसका एहसास। तो मैंने कहा नहीं सर, जाड़ा नहीं लग रहा है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये तुम क्या पहने हो? तो एक जैकेट थी, महंगी तो नहीं थी, सामान्य सी जैकेट थी। उस पर उन्हें कुछ भरोसा नहीं हुआ, जैसे कि वो जैकेट मुझे बचा पाने में समर्थ नहीं है। तो मेरे पास आए और जैकेट को छुआ, छू करके बोले क्या है ये? मतलब वो उसको छू के देखना चाहते थे कि क्या ये इसको जाड़े से बचा सकने में समर्थ है। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है छुओ, इसी शीर्षक से कविता है, आप जरूर पढ़ें। तो एक संस्मरण ये है, एक तो वो है मिलने वाला, एक ये है कि वो जैकेट छू के देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज है, ये
क्या ये एक अच्छी क्वालिटी का जैकेट या अच्छी 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 गुणवत्ता का ऊन है, या ऐसा कपड़ा है जो तुम्हें बचा सकता है? तो छू करके देखा। इसके बाद फिर एक स्मृति ये है उनकी 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 वो कविता है ना, छुओ। उसमें कहते हैं कि एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को छुओ, एक दूसरे के करीब आओ। जितनी तरह की ताकतें हैं, सत्ताएं हैं, धर्म ध्वज, धर्म गुरु हैं, वो सब जो है मनुष्य को मनुष्य से दूर रखने की बात कर रहे हैं। वो साजिश कर रहे हैं कि इंसान इंसान के करीब ना आने पाए। इसलिए करीब आओ, छुओ, मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कविता है उनकी, छुओ। ऐसे ही एक स्मृति ये है कि 2008 या 9-10 के आसपास कान में एक होता है नेशनल बुक फेयर, जहां मैं रहता हूँ, राष्ट्रीय पुस्तक मेला। तो जी। इसका उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मंगलेश डबराल जी कानपुर आए थे। तो रात की ट्रेन जो रात में चलती है करीब 11:30 बजे दिल्ली से, वो सुबह आ जाती है 6-6:30 बजे। मैं उनको लेने गया स्टेशन, घर लेके आया, मेरे घर में ही ठहरे थे। तो छोटा सा घर है जिसमें बैठा हूँ अभी। ये 2 बेडरूम फ्लैट है। अंग्रेजी में 2 हो जाता है, हिंदी में 3 हो जाता है। हिंदी में 3 कमरों का जो फ्लैट होता है वो अंग्रेजी में 2 बेडरूम कहलाता है। अंग्रेजी का एक्सप्रेशन ही सही एक्सप्रेशन है, क्योंकि वास्तव में 2 ही कमरे काम में आते हैं। बाहर वाली तो बैठक है वो, तो हाँ। उसको तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो एक्चुअल जो उपयोग है वो 2 कमरों का हो पाता है। तो 2 कमरे, एक में तो मेरी किताबें भरी हैं, स्टडी है जिसमें मैं बैठा हूँ इस समय। एक और कमरा है इसमें, तो मैंने उसको खाली करा लिया और उसको थोड़ा सुसज्जित किया। मेरी जीवन संगिनी है, उन्होंने काफ़ी उसको, कि मंगलेश जी हिंदी के एक बड़े कवि आ रहे हैं, इसको अच्छा बेडशीट बिछाओ। तो वो काफ़ी थोड़ा सा उन्होंने लगदग बना दिया उसको। तो अब जैसा भी था, मैंने मंगलेश जी को वहाँ बैठाया। सुबह का समय था। मैंने कहा ट्रेन में आराम से नहीं सो पाते हैं आप, थोड़ा थके होंगे, तो थोड़ा आराम कर लीजिए सर। बोले नहीं नहीं, मैं सो चुका हूँ, रात की ट्रेन थी, मैं सो लिया हूँ, मुझे आराम मुझे नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपके लिए चाय वगैरह लाते हैं। तो मुझे कुछ परेशान से लग रहे थे, तो मैंने कहा क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? चारों ओर देखा उन्होंने, और थोड़ा ही वॉज एट अनरेस्ट, यानी कि कुछ परेशान से थे। तो मैंने कहा क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं? तो बोले मुझे किसी ऐसे कमरे में ले चलो जहां किताबें हों। तो वो जो सजा धजा कमरा था उनको नहीं पसंद आया, किताबें चाहिए। तो जब उनके न रहने का समाचार मिला, तो सबसे पहले मैंने यही लिखा। मैंने उनकी स्मृतियां लिखनी शुरू की। मैं लिख रहा हूँ, रोज लिख रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि इसको किसी मकाम तक पहुंचा सकूं। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि स्मृति जो है, स्मृति नश्वरता का प्रतिकार है। स्मृति ही एक्चुअली प्रेम है। जो गालिब कहते हैं ना, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। जी तो जी जी। प्रिय की जो स्मृति है, अगर आप अपने प्रेम को स्मरण कर रहे हैं, चाहे स्त्री का प्रेम हो, चाहे पुरुष का प्रेम हो, चाहे जी। माता पिता का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का हो, दोस्त का हो, प्रेम का रंग तो एक ही होता है, प्रेम प्रेम होता है। तो प्रेम का मतलब क्या है? एक लाइन मैंने लिखी है अभी मंगलेश जी को याद करते हुए, जो प्यार नहीं करते वो याद भी नहीं रख पाते। तो अगर आप प्यार करते हैं किसी को, तो आप उसको याद करेंगे, जिसको गालिब तसव्वुरे जाना कहते हैं। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल रूठता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। फुर्सत के रात रात दिन, वो जी पहली जी। लाइन काफी चर्चित है।
और यही कविता की ताकत है जी कि अभी मैंने आदर्श के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी। ये कविता की शक्ति है कि वो हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो अगर हम प्यार करते हैं तो हम याद करते हैं, और जिसको हम याद करते हैं वो हमारे लिए विगत नहीं है, वो हमारे लिए अतीत नहीं है, वो हमारे लिए गया हुआ नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ है। मंगलेश जी हमारे साथ हैं। तो स्मृति जो है वो प्रेम है, और स्मृति नश्वरता का प्रतिकार है इसी अर्थ में, और इसी अर्थ में लिखना नश्वरता का प्रतिकार है, क्योंकि हम लिखते समय यादों को भी लिखते हैं। तो स्मृति प्रेम है, लिखना नश्वरता का प्रतिकार है। तो मैं लिख रहा हूं इसलिए कि मैं उन स्मृतियों को मिट नहीं जाने दूंगा, जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि जो वो लिखते थे उसको जीते थे। कविता उनके जीवन में थी, उसको वो धारण करते थे अपने समस्त वजूद में, अपनी चेतना में। जैसे उनकी एक कविता है ना, वर्णमाला, जी जी जी। वो इसी साल जो संग्रह आया है 2020 में, उसमें कविता है वर्णमाला। तो आपको मंगलेश डबराल की कविता में एक प्रोफेटिक विजन मिलेगा। प्रोफेटिक विजन, ये बात उन्होंने रघुवीर साहब पर जो लेख लिखा है उसमें कही है कि रघुवीर साहब की 20 करीब 20-25 कविताओं में प्रोफेटिक विजन है। प्रोफेटिक विजन का अर्थ है कि कवि एक प्रोफेट है, और कई बार वो अपनी कविता में जो बातें लिख देता है वो आगे चल के सत्यापित होती है। तो ये जो कविता है वर्णमाला, मैं इसकी सिर्फ एक लाइन आपके सामने रखना चाहता हूं, जी सर बिल्कुल। जिससे आपको पता लगेगा कि एक प्रोफेटिक विजन है इसमें। बताइए, शुरुआत में है और मैं अंत में खोज रहा था। एक भाषा में आ लिखना चाहता हूं, आ से अनार, आ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूं आ से अनर्थ, आ से अत्याचार। कोशिश करता हूं, आवाज आ रही है ना? जी सर बिल्कुल। बीच में एक फोन आने लगा था, तो कोई इंटरप्शन तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, आवाज आ एक भाषा में आ लिखना चाहता हूं, आ से अनार, आ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूं आ से अनर्थ, आ से अत्याचार। कोशिश करता हूं कि का से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूं का से क्रूरता, का से कुटिलता। अभी तक खा से खरगोश लिखता आया हूं, लेकिन खा से अब किसी खतरे की आहट आती है। तो ये एक कविता है, थोड़ा लंबी है, मतलब ज्यादा लंबी नहीं, 1-1.5 पेज की कविता है, पूरी नहीं पढ़ रहा जी हूं। जी। इसमें अंतिम पैराग्राफ में कवि कहता है कि आतताई छीन लेते हैं हमसे हमारी पूरी वर्णमाला। आतताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला, वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं एक समाज की हिंसा। हा को हा को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। इसके बाद की पंक्ति पे गौर कीजिएगा, हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहें, वे हा से हत्या लिखते रहते हैं हर समय। ये जो लाइन है, जी हम सर। कितना ही हा से, हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहें, वे जी हा जी। से हत्या लिखते रहते हैं हर समय। ये कविता है 2019 की, 2020 की नहीं है। और आप लोग जानते हैं, आप गवाह हैं, देश में एक किसान आंदोलन चल रहा है इस समय। ये 2019 में तो नहीं चल रहा था, नहीं। लेकिन 2019 में मंगलेश क्या रूपक खोज रहे हैं, हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहे। हल,
हल किसान का उपकरण है, कृषि उपकरण है। हम लिखना चाहते हैं हाथ से हल और हिरन, लेकिन वे हाथ से हत्या लिखते रहते हैं हर समय। वे यानी कि जो जिनके पास ताकत है, सत्ता में। जिनके पास सत्ता है। और अभी जो सर आपने प्रोफेटिक विजन की देखिए बात की, वो इस कविता इन पर लागू होती हुई दिखाई दे रही बिल्कुल जैसे जैसे कि उनको जैसे कि उनको पता था कि आगे चल के है। जी जी जी। किसान 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 पे आफत आएगी, किसान के खिलाफ होंगी सत्ताएं, किसान की जीविका पे हमला होगा। एक किसान ने भी खुदकुशी की थी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले। किसान मर रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहें, वे हा से हत्या लिखते रहते हैं हर समय। तो ये प्रोफेटिक विजन है। ये सिर्फ उनकी कविता में नहीं था, वो जो बातें कहते थे ना, जी जी। जीवन जिस तरह का जीते थे, उसमें भी ये बात थी। जैसे कि मेरे मित्र हैं व्योमेश, हिंदी के प्रसिद्ध युवा कवि हैं, आलोचक हैं, रंगकर्मी हैं। तो उन्होंने विष्णु खरे पर एक संस्मरणालोचना, एक ऐसी किताब जिसमें संस्मरण भी है, आलोचना भी है, दोनों एक साथ है। तो एक बेहतरीन किताब उन्होंने विष्णु खरे पर भी लिखी है, आने वाली है प्रकाशित होके। उसकी भूमिका वो मंगलेश जी से लिखवा रहे थे अंतिम दिनों में, और उन्हीं दिनों में मंगलेश जी मेरी भी मदद कर रहे थे, क्योंकि मैं इन दिनों विभिन्न भारतीय भाषाओं में महात्मा गांधी पर लिखी गई श्रेष्ठ कविताओं का एक संचयन तैयार कर रहा हूं। अरे वाह। तो मंगलेश जी उसमें मेरी मदद कर रहे थे, और मंगलेश जी ने असमिया से, ओडिया से, कन्नड़ से, तमिल से, अंग्रेजी में अनुवादित जो कविताएं, अनुदित कविताएं थी, अंग्रेजी से हिंदी में मेरे अनुरोध पर करीब 10-12 कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया उस संचयन के लिए। तो व्योमेश ने उनके अस्पताल में एडमिट होने के 2 दिन पहले मंगलेश जी को फोन किया कि सर वो भूमिका लिख गई, क्योंकि उसकी किताब प्रेस में है, अंतिम अंतिम चरण में थी। तो मंगलेश जी बोले पंकज अकेला पड़ गया था, गांधी पर वो तैयार कर रहा है संचयन। देखिए ये मित्र होता है। मैंने कभी नहीं कहा उनसे कि मैं अकेला पड़ गया हूं, लेकिन बिना कहे जो दोस्त के दुख को, उसके अकेलेपन को पहचान ले, वही मित्र है। कहना पड़े और कह के फिर हम आपसे कहें कि मैं हम दुखी हैं, हम अकेले हैं, इसके बाद आप जाने तो फिर क्या दोस्ती है। मंगलेश जी तो बिना कहे जान जाते थे। पंकज अकेला पड़ गया है, अकेला पड़ गया था तो मैं उसकी मदद कर रहा था, इसलिए तुम्हारा ब्लर्ब लिखने में मुझसे विलंब हुआ, लेकिन मैं लिख दूंगा उमेश। और फिर उन्होंने एक बात कही, अस्पताल में भर्ती होने के 2 दिन पहले की बातचीत थी, कि रात में मैंने एक सपना देखा है कि तुम्हारी किताब आ गई है, लेकिन उसमें मेरा ब्लर्ब नहीं है। ओह। ये है प्रोफेटिक विजन। इसके बारे में जब मैंने पहल के संपादक ज्ञान रंजन जी को बताया कि मंगलेश जी ने अपना सपना व्योमेश से शेयर किया था, तो ज्ञान रंजन जी बोले पंकज वो स्वप्नदर्शी था, हिंदी का कवि, सपनों में जीता था, सपनों में लिखता था, सपनों को लिखता था। और फिर उन्होंने कारुणिक बात कही कि चकमा देकर चला गया, क्योंकि वो स्वस्थ थे, उनको डायबिटीज नहीं थी। जैसा कि कोविड के बारे में प्रचार होता है कि जो लोग ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उन पर ही अटैक करता है। मंगलेश जी को डायबिटीज नहीं थी, मंगलेश जी स्वस्थ थे। और जिसको ज्ञान जी ने कहा कि चकमा दे के चला गया, तो ये प्रोफेटिक विजन रघुवीर सहाय की
करीब 20-22 कविताओं में है, ऐसा मंगलेश जी ने लिखा है, जो रघुवीर साहब उनका लेख है उसमें लिखा है। और स्वयं मंगलेश के गद्य में, उनकी कविता में ये विजन मिलता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, मेरे मेरे ख्याल से स्मृति वाला सेशन पूरा हो गया है। जी और सर, सवाल जवाब, अगर सवाल आप जवाब वाले सेशन। जी। कुछ और कहना चाहें तो आप इतना मतलब सधा हुआ बोल रहे हैं कि हमें समय का पता नहीं चल रहा है। और जो बात अभी आप कर रहे थे प्रोफेटिक विजन की, तो आप स्वयं एक कवि हैं। इसी से संबंधित एक प्रश्न था सर कि ये प्रोफेटिक विजन की प्रेरणा क्या कहाँ से आती है? क्या कोई ये अदृश्य प्रेरणा है? ये क्या चीज है कि ये सामान्य मनुष्य से अलग कवि में ही विशेष रूप से दिखाई देती है? आखिर उसके पीछे कौन सी ये प्रेरणा काम? ये इसको मतलब हम जो है इसको धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये जी धार्मिक जी। और आध्यात्मिक है ही नहीं मामला। ये कोई मसीहा या कोई संत या कोई अ, साधु महात्मा जो कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, ज्योतिष पर तो कविता ही है मंगलेश की, जो ज्योतिष के विरुद्ध है, वो अच्छा। ज्योतिष की अवधारणा के ही विरुद्ध है। बहुत अविस्मरणीय कविता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई धार्मिकता या आध्यात्मिकता नहीं है प्रोफेटिक विजन में। इसमें सिर्फ ये है कि जिसको कहते हैं ना अल्ट्रा सेंसिटिव, कि कवि जो है समाज का सबसे संवेदनशील प्राणी होता है। और जो सबसे संवेदनशील प्राणी होता है, वो अपने वक्त की धड़कनों को सबसे ज्यादा महसूस करता है। सबसे ज्यादा वो अपने वक्त की धड़कनों को सुनने में समर्थ होता है। ये जो समय की आहट है, समय की पदचाप है, उसको सबसे ज्यादा वो सुनता है, पहचानता है। इसलिए वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। ये जो उसकी आत्यंतिक संवेदनशीलता है, और आत्यंतिक संवेदनशीलता की बदौलत अपने समय के प्रभाव को इस कदर वो आत्मसात करता है, इंटरनलाइज करता है अपने भीतर, अपने पूरे संवेदन तंत्र में, अपने नर्वस सिस्टम में, कि वो जानता है कि आगे क्या होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे 28 तारीख को सबसे पहले दिल्ली के बाहर शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसको पता लगा कि मंगलेश अबराल हैज बीन एडमिटेड इनटू आईसीयू। रात के 3-3:30 बजे उनका ऑक्सीजन इनटेक 27 और 28 तारीख की दरमियानी रात जो थी नवंबर की, उसमें रात को 3:30 बजे 3 बजे उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। उनका ऑक्सीजन इनटेक 70 रह गया था, जो 93 से कम नहीं होना चाहिए। और उनको अचानक ही वॉज रश टू हॉस्पिटल एंड ही वॉज एडमिटेड इनटू आईसीयू। ये मुझे दिन में करीब 11 बजे उनके मित्र प्रवीण त्रिपाठी जी ने फोन करके बताया। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत डर गया। ये आपका जो सवाल है उससे जुड़ी हुई बात है। जी जी जी। क्यों डर गया मैं? क्योंकि प्रेम, जो सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा जो लोग प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा आशंकित भी होते हैं। माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, तो उस बच्चे को लेके उस बच्चे का क्या होगा माँ जानती है। माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता है। मुझे कहीं ना कहीं ये लग गया था कि मंगलेश डबराल खतरे में है। तो मैंने उसी दिन, मैं स्कूटर चलाता हुआ अपने कॉलेज जा रहा, जो मेरे काम करने की जगह है दरअसल, तो भीड़ में थोड़ा सा डगमगाया मेरा स्कूटर, और मेरे दिमाग में एक वाक्य आया, क्योंकि वो तो मंगलेश में दिमाग लगा हुआ था। शोक में सिर्फ रहा जा सकता है, उसे कहा नहीं जा सकता। क्या इस पर लिखें हम? आप लोग कह रहे थे फेसबुक पर शेयर कर दो इसको, कि मंगलेश अबरार पे मैं बोलूंगा। कैसे शेयर कर दें इसको? मुझे बिल्कुल कोई सर, प्रचार ये नहीं करना है, मुझे बहुत अपना सही बात प्रचार नहीं आपने करना की। है। मैं कैसे लिख देता फेसबुक पर? मैंने कभी नहीं लिखा कि मंगलेश आईसीयू में एडमिट है।
उससे फायदा क्या होगा? 400-500 लोग लिखेंगे कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं, बिल्कुल। हमारी जी 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 शुभकामना है, जी। फलाना है, ढिमाका है। उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है। नहीं। फेसबुक से अलग हटके जो मैं कर सकता था, मैं कर रहा था। मैंने कई लोगों को फ़ोन किया। मैंने दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, ए.के. अरुण, उनको फ़ोन किया, उनसे बात की। किस तारीख को? कि मंगलेश जी को बचा लीजिए। लेकिन उन्होंने एक वाक्य कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकता, जबकि वो मंगलेश के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, डॉक्टर ए.के. अरुण। स्थिति सीरियस थी। और ये जो फेसबुक मैंने लिखा फेसबुक पर, शोक में सिर्फ रहा जा सकता है, उसे कहा नहीं जा कहा सकता। कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। अचानक एक रात 11:30 बजे मैं चौंक गया। इन पंक्तियों को लाइक किया मंगलेश डबराल ने, आईसीयू में। ये मेरा उनसे अंतिम संवाद था। तो मैंने समझा कि वो बहुत यातना सह रहे हैं। फिर मैंने उनके लिए एक कविता लिखी, छोटी सी कविता है। असाधारण यातनाएं उनके लिए आई जो लोग असाधारण थे। और वो सहते रहे असाधारण यातना। असाधारण यातनाएं उनके लिए आई जो लोग असाधारण थे। ईसा मसीह सूली पे चढ़ा दिए गए। गांधी। महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, 3 गोलियां। और वो 3 गोलियां क्या है? रघुवीर साहब ने कविता में लिखा है, हिंदू के मस्तक के कलंक। वो हिंदू के मस्तक के 3 कलंक हैं। उनको किसी मुसलमान ने नहीं मारा था, एक हिंदू ने मारा बिल्कुल। था, और हिंदू कॉज के लिए मारा था। और नागार्जुन ने एक कविता में लिखा है कि एक फासिस्ट ने मारा था और फासिस्टों ने मरवाया था। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि गांधी को किसने मारा और किसने मरवाया। इट इज नोन कि फासिस्टों ने मरवाया। और नागार्जुन उस कविता में कहते हैं कि बाद में वही फासिस्ट अपनी खाल बचाने के लिए कहने लगे कि वो तो सनकी था, वो पागल था जिसने मार दिया गांधी को। ये नागार्जुन ने इस साजिश का पर्दाफाश किया है उस कविता में, कि वो जो पागल बता रहे हैं, उसको सनकी बता रहे हैं, वो बहुत धूर्त लोग हैं। दरअसल उन्होंने उसको नियुक्त किया था उस हत्या वो के अपने लिए। बचने का एक उपाय मात्र है, अपने चेहरे को हाँ, वो सुरक्षित एक उस रखने का पर एक। आवरण डाल रहे हैं। जी जी। तो तो मंगलेश डबराल जी का प्रोफेटिक विजन देखिए आप। उनकी एक कविता है, 2 कवियों की कथा। इसकी जो पंक्तियां हैं, खुद मंगलेश डबराल पे घटित हो गई। ये 2 कवि कौन हैं जो मंगलेश के आदर्श हैं? एक कवि हैं मुक्तिबोध, दूसरे कवि हैं शमशेर। सबसे ज्यादा वो इन्हीं को अपनी आंखों में रख के चले, जिसको त्रिलोचन कहते हैं ना, आंखों में रहे निराला। तो त्रिलोचन के लिए आंखों में निराला रहे, शमशेर के अभी लिए भी के लिए। निराला रहे। शमशेर ने लिखा ना, सघन तम भूल जब जब राह भटका मैं। ये शमशेर की बड़ी प्रसिद्ध कविता है निराला पर। भूल जब जब राह भटका मैं, तुम ही झलके हे महाकवि, सघन तम की आंख बन मेरे लिए। ये जी जी। वो कहते हैं निराला के प्रति शमशेर। त्रिलोचन भी कहते हैं आंखों में रहे निराला। मंगलेश की आंखों में कौन रहा? मुक्तिबोध रहे और शमशेर रहे। शमशेर। तो उनकी कविता है 2 कवियों की कथा। एक और कविता है, मरणोपरांत कवि। ये भी मुक्तिबोध पर है। लेकिन मैं 2 कवियों की कथा की एक लाइन कोट कर रहा हूं। पहली, प्रेम के सबसे सघन कवि को प्रेम नहीं मिला। ये कौन है? शमशेर। शमशेर बहादुर। जी। ये प्रेम के सबसे अच्छे कवि, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं आधुनिक हिंदी कविता में। आधुनिक नहीं, बल्कि आधुनिक के छायावाद के बाद की जो कविता है शाहबाद उसमें। से।
हाँ, उसके पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जी जयशंकर जी। प्रसाद प्रेम के मेरी नज़र में प्रेम और सौंदर्य के सबसे बड़े कवि हैं जयशंकर मुझे प्रसाद। लगता है सर ये निर्विवाद रूप से लोग जयशंकर प्रसाद को ही मानेंगे छायावाद के कुछ समय लोग तक। कुछ लोग विवाद करेंगे, आके कहेंगे कि नहीं नहीं निराला है, तो निराला पर। इसलिए जी। हाँ वो कह सकते हैं कि निराला ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन मेरी अपनी नज़र में, इसलिए मैं बोलते समय सावधान रहना चाहिए। जी ये शमशेर क्या करते थे ना, वो करते थे, स्पेसिफाई करते थे जब लिखते थे गद्य अपना, तो बार बार ये वाक्य मिलेगा मेरी अपनी नज़र में। तो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैं ऐसा मानता, हो सकता है आप सहमत ना हो, इसलिए। तो उसके बाद की कविता में शमशेर हैं प्रेम के सबसे बड़े कवि। और उन शमशेर की जिंदगी कैसी थी, वो शायद बहुत यंग एज में 25-25 की उम्र में विधुर हो गए वो, यानी उनकी पत्नी नहीं रही, पूरा जीवन अकेलेपन में जी। बीता। बीच बीच में प्रेम मिला, एक कोई प्रेमलता वर्मा जी थी, कहते हैं उनसे कुछ प्रेम था उनको, कुछ 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 वर्ष वो संबंध चला, फिर वो चली गई, किसी विदेशी व्यक्ति से उन्होंने विवाह कर लिया और विदेश चली गई। तो वो इस तरह का प्रेम क्या होता है, मतलब जैसे आप किसी से पूरा प्रेम न कर पाए, अधूरा प्रेम करें। तो आज मैं सोच रहा था इसी विषय पर, अधूरा न्याय अन्याय है। बिल्कुल। अगर अगर प्रेम अधूरा है तो फिर वो क्या प्रेम है। तो ये अधूरा न्याय है, अधूरा बल्कि न्याय वो ज्यादा कष्ट अन्याय, बल्कि वो ज्यादा कष्टकारी है। नहीं ज्यादा मिले तो एक। कष्टकारी। जी। अधूरा न्याय अन्याय है, अधूरा प्रेम प्रेम नहीं है। मंगलेश की दृष्टि से जरा देखिए कि वो क्या है। एक शेर है मीर का, मीर भी बड़े प्रिय कवि हैं मंगलेश के। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मंगलेश पर तो अभी बहुत काम होना है, अभी तो उनका मूल्यांकन ठीक से हुआ नहीं है। तो आप पाएंगे कि एक मीर है उनकी कविता में। आंसू की जो महिमा है मंगलेश के यहाँ, आंसू बहुत है मंगलेश के यहाँ, तो आंसू की महिमा जितनी मंगलेश के यहाँ है, आंसू के कवि हैं मीर। और फिर मंगलेश के यहाँ आंसू बहुत है, उनकी एक कविता ही है जिसका शीर्षक है आंसुओं की कविता। तो मीर का एक शेर है, इश्क मीर एक भारी पत्थर है। जी जी। इश्क मीर, आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर कुछ शब्द इधर उधर हो जाए, कविता में जी अगर सर। शब्द इधर उधर हो जाता है तो तकलीफ दे होता है। खैर, इश्क मीर एक, मैं कोई तैयारी करके तो वक्तव्य दे नहीं रहा हूँ, नहीं नहीं सर, क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छा मंगलेश जी के वक्तव्य जाने के रहा। बाद बड़ा जीवन में बिखराव है। और आप इश्क इमोशनल मीर, हो जा रहे हैं बार बार बात करते हुए, ये मीर भी देख पा रहे हैं। इमोशनल। हमारे गुरु हैं मैनेजर पांडे जी, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनके गाइडेंस मैंने पीएचडी किया है, एमफिल किया है। वो इमोशनल होने को बहुत अच्छी बात मानते हैं। वो कहते हैं कि भावुक होना मनुष्य होने का लक्षण है। तो अगर आपके पास आंसू बचे हुए हैं तो आपके पास मनुष्यता बची हुई है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। और बिल्कुल मैंने सर। ये भी लिखा है कि खबर में थोड़ा खबर में अगर आंसू मिला दो तो रचना बन सकती है, और कविता से आंसू घटा लो तो खबर में रिड्यूस हो जा सकती है। तो इश्क मीर एक भारी पत्थर है, कब वो तुझ नातवा से उठता है। ये तो बात है। नातवा माने कमजोर, कमजोर कमजोर कंधों व्यक्ति। वाला। जी जी। नातवा मीन्स कमजोर कंधों वाला। तो इश्क तो एक भारी पत्थर है, तुम्हारे जैसे कमजोर कंधों वाले से कैसे उठेगा। इस पर एक वो कविता लिखी फिर है प्रेम। हम्म? वो देख आदर्श के जी, दिल की जान। जी। देख के दिल की जान से उठता है, उसी से ये शायद उसी। देखो तो देखो तो दिल की जान से उठता है, ये ये धुआं धुआं कहाँ सा से कहाँ उठता से उठता है। जी सर। है, ये धुआं सा बहुत कहाँ से अच्छा याद उठता है। दिलाया। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। क्या बात। ये मेहंदी हसन ने बहुत अच्छा गाया है इस गजल को।
बल्कि जी मीर की गजलों के साथ सबसे ज्यादा न्याय मेहंदी हसन कर पाए हैं गायन में। तो आप कभी, आपने सुना होगा, फिर से सुनिएगा। जी, कुछ 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 लिखा हुआ है। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है, कि उसके बाद फिर जीने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। तो इश्क मीर एक भारी पत्थर है, कब वो तुझ नातवा से उठता है। इस शेर को याद करते हुए एक कविता लिखी है मंगलेश ने, प्रेम। वो कोई बहुत बड़ा मीर था, जिसने कहा प्रेम एक भारी पत्थर है, कैसे उठेगा तुझ जैसे कमजोर से। मैंने सोचा इसे उठाऊं टुकड़ों टुकड़ों में। पत्थर तो भारी है ना, तो जी तोड़ के उठा लेते हैं। ये शॉर्ट टाइम जो प्रेम होता है उसके लिए शायद कह रहे हैं कि कुछ दिन प्रेम कर लेते हैं। पार्ट टाइम प्रेम के लिए शायद कह रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ा अमीर था, ये महान कविता है मंगलेश की, मैं ये मानता हूँ। छोटी सी कविता है, केवल 7 पंक्तियों की कविता है। 7 पंक्तियों की मुश्किल नाम से एक कविता भी लिखी है मंगलेश जी ने। एक पंक्ति आती है, फिर दूसरी मुश्किल से आती है, और 7वीं पंक्ति में जाके पूरा ये स्ट्रक्चर गिर पड़ता है। तो कहते हैं कविता की मुश्किल तो 7 पंक्तियों की मुश्किल है। कविता लिखना कितना मुश्किल है, ये भी मंगलेश की कविता बताती है। और वो कहते हैं कि शब्द तो चिड़ियों की तरह थे, पकड़ में नहीं आते थे, एक कविता में कहते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा अमीर था, जिसने कहा प्रेम एक भारी पत्थर है, कैसे उठेगा तुझ जैसे कमजोर से। मैंने सोचा इसे उठाऊं टुकड़ों टुकड़ों में, पर तब वो कहाँ होगा प्रेम, वो तो होगा एक हत्याकांड। हम्म, तो ऐसा प्रेम मिला था शमशेर को शायद, कि वो प्रेम नहीं था, एक हत्याकांड था। इसलिए शायद मंगलेश ने लिखा, प्रेम के सबसे सघन कवि को प्रेम नहीं मिला, उसके सामने दूध रोटी दवा का हिसाब था, जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। आर्थिक अभाव बहुत थे शमशेर के जीवन में, और कई बार आर्थिक अभाव जब होता है, उन स्थितियों में उस कवि की जो कोई मदद कर देता है, उस मददगार के, उस मददगार का वो कभी विरोध नहीं कर पाता है। इस यातना बिल्कुल को भी शमशेर ने सहा था। बिल्कुल सही इसलिए बात। उन्होंने कविता में लिखा है कि कवि एक तोता होता है। ये शमशेर की कविता है। कवि एक तोता होता है जिसे उसके संरक्षक पालते हैं, और आगे लाइन है, कई होते हैं वो। तो एक संरक्षक तो इतनी मदद करता नहीं कि एक संरक्षक से पूरा जीवन चल जाए। कई संरक्षक होते हैं, सही करेक्ट। और ये कई होना एक कवि के लिए दुखद है, कि उसके कई संरक्षक होते हैं जो उसे पालते हैं। शब्दों के ये जो सर प्रयोग में। आर्थिक समस्या वाली बात आपने उठाई है और आप जो बात कह रहे हैं, हिंदी में ये थोड़ी शुरुआत से जाए प्रेमचंद निराला, इन लोग मुक्तिबोध स्वयं आर्थिक समस्या से जूझते रहे उनसे। और हिंदी लेखन में आप सिर्फ कवि या लेखक होकर के अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। नहीं कर आपको सकते। कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, जबकि और आपकी पहचान कब होती है, जैसा कि आपने कहा कि मंगलेश जी का अभी मूल्यांकन नहीं हुआ, अभी तो उनका मूल्यांकन होना बाकी, जबकि हम्म। उनकी मृत्यु हो गई और वो देहांत हो गया, फिर भी अभी तक उनका ये बहुत देर से जो ख्याति मिलती है, उपलब्धियां मिलती है, या आपको लोग जानते हैं। और जो ये आर्थिक समस्या है, इनके पीछे कौन सी वजह या कौन सी ताकतें काम करती हैं, क्या कारण है इन समस्याओं का, इतने बड़े कवियों को, इतने बड़े लेखकों को पूरे जीवन, जबकि आप देखें विदेश की कवियों लेखकों की बात करें तो सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन वो व्यतीत करते हैं। जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी तो कम से कम उन्हें कमी नहीं महसूस। जैसा कि रघुवीर रघुवीर सहाय भी पत्रकारिता करते थे, मंगलेश जी खुद पत्रकारिता करते रहे और उससे जीविकापार्जन करते रहे। इतने बड़े कवि को क्या कारण है कि
पत्रकारिता भी करना पड़ रहा है, तो इतनी बड़ी भाषा का जिससे भारत में ही बहुत सारे लोग, मैं समझ मुझे गया लगता है कि आपका सवाल, सवाल समझ गया हूँ। जी सर, उसी मैं का इसी उत्तर, उसी का उत्तर दे रहा हूँ। प्रेम के सबसे सघन कवि को प्रेम नहीं मिला, उसके सामने दूध रोटी दवा का हिसाब था, जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। फिर बाकी कविता छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। जी मुक्तिबोध, मुक्तिबोध पर जब आते हैं तो मुक्तिबोध के लिए एक लाइन लिखते हैं, यातना के सबसे बीहड़ कवि को यातना ही मिली, कड़ी मारे और एक से एक दुःस्वप्न। लेकिन फिर क्या कहते हैं, वही था प्रेम के कवि का एक सच्चा दोस्त। तो शमशेर और मुक्तिबोध दोनों मित्र थे, और यातना का जो कवि है वो प्रेम के कवि का दोस्त था। लेकिन जिंदगी का न्याय देखिए कितना विचित्र है। प्रेम के कवि को प्रेम नहीं मिला, प्रेम के सबसे सघन कवि को प्रेम नहीं मिला, लेकिन यातना के कवि को यातना मिली। ना मिल ये देखिए, ये देखिए क्या पैराडॉक्स है। यातना के कवि को यातना मिली, लेकिन प्रेम के सबसे सघन कवि को प्रेम नहीं मिला। तो ये दोनों चीजें जो है ना, दोनों चीजें मंगलेश डबराल पे घटित हो गई। यातना के सबसे बीहड़ कवि को यातना ही मिली, यातना मिली उन्हें, यातना उनकी कविता में भी है। अब ये समय कम है तो मैं उदाहरण दे के भी सिद्ध कर सकता हूं कि जी उनकी पूरी कविता में यातना की एक यात्रा मिलती है। और प्रेम नहीं मिला, प्रेम के सबसे सघन कवि को प्रेम भी है। मंगलेश के यहाँ दो कवि, अगर दोनों कवियों को एक ऐसी कल्पना की जाए कि शमशेर और मुक्तिबोध को मिला के कोई कवि बनाया जाए, तो शायद मंगलेश जैसा कोई कवि बनेगा। और जो लोग कहते हैं कि वो वामपंथी कवि थे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कवि किसी विचारधारा से कमिटेड होता है, प्रतिबद्ध तो होता है, लेकिन उसके अधीन नहीं होता है। वो विचारधारा से जुड़ता है, उस विचारधारा के प्रभावों को आत्मसात करता है, और एक बड़ी कविता की ये अनिवार्य विशेषता है कि वो विचारधारा की सीमाओं का अतिक्रमण करती है। तो मंगलेश डबराल के यहाँ आक्रोश तो है, एक विज्ञान सम्मत आक्रोश है, जो कि मार्क्सवाद से उन्हें मिलता है। जैसे वो कहते हैं ना कि मैंने देखा कि मैं सांस ले रहा हूं और मैं घृणा नहीं करता, बल्कि जो मनुष्य से घृणा किए जाते हैं, मनुष्य पर अत्याचार किए जाते हैं, उनके प्रति मेरी घृणा बची हुई है, ये काफी है। ये मंगलेश एक कविता में लिखते हैं, यानी कि एक आक्रोश है उनके मन में अत्याचारियों के प्रति, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रेम की बात करने लगते हैं, अहिंसा की बात करने लगते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल सर। देखो, कहते हैं कि देखो तुम्हारे भीतर की कोमलता बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में। तो अगर विचारों की बात करें, मैं मैं अपना उत्तर खत्म कर रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि बहुत लंबा बोलूंगा। नहीं 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 सर, मैं ठीक मैं ये कह रहा था कि अगर मुक्तिबोध और शमशेर को मिलाया जाए तो मंगलेश का रास्ता तैयार होता है, मंगलेश का व्यक्तित्व तैयार होता है। और अगर मैं ये सोच रहा था उनकी कविता पर इधर कि मार्क्सवाद से मिलने वाला जो विज्ञान सम्मत आक्रोश है, उसमें अगर गांधी का प्रेम और गांधी की अहिंसा मिला दी जाए तो जो रसायन तैयार होगा, शायद उस रसायन के कवि है मंगलेश। क्योंकि मंगलेश एक, मतलब उस अत्याचारी के प्रति जो घृणा बची हुई है, वो कहते हैं कि घृणा बची है, मेरी घृणा बची हुई है, ये काफी है। उसके बाद वो फिर किसी खूनी संघर्ष की ओर नहीं बढ़ते हैं आगे, बल्कि वो प्रेम और अहिंसा की बात करने लगते हैं। तो गांधी का प्रेम और अहिंसा और सत्याग्रह और मार्क्सवाद का आक्रोश, इनको मिला के अगर कोई रसायन तैयार हो तो शायद वो रसायन मंगलेश की कविता का रसायन है। और जैसा जो कि बात सर आप, आपने कहा।
जी। कि मुक्तिबोध और शमशेर को मिला दिया जाए। इसी से मुझे एक बात याद आ गई कि शमशेर की एक पंक्ति है, जो आक्रोश आप कह रहे हैं, ये आक्रोश अभी भी तो बहुत मासूमियत के साथ वहाँ पे, वो हल्ला करता नहीं है, वो दर्ज किया जा रहा है। जैसे शमशेर के वहाँ भी है कि धुआं धुआं सुलग रहा ग्वालियर के मजूर का हृदय। वो जी जी। ब- आपकी बात से मैं वहाँ जोड़ पा रहा हूँ कि बिल्कुल सही और एक नई बात हमें पता चली। लेकिन जो प्रश्न चलो। आपने किया था, जी सर। अभी उसका उत्तर मैं नहीं दे पाया हूँ कि जी। आर्थिक अभाव सहने के लिए क्यों मजबूर है क्यों हिंदी विवश का है। वर्ग, जी क्यों जी विवश है। जी। उसका कारण है कि हिंदी समाज के लोग अपनी भाषा से प्यार नहीं करते। जो मध्य वर्ग है, मिडिल क्लास हमारा, उसने हिंदी को लगभग डिसोन कर दिया है। वो ये मानता है कि हमारी भाषा नहीं है। वो अंग्रेजी बोलते हुए गर्व महसूस करता है, जी चाहे वो अशुद्ध अंग्रेजी बोल रहा हो, खराब अंग्रेजी बोल रहा हो, लेकिन उसको एक खराब, अशुद्ध, एक अपंग अंग्रेजी में उसको गौरव का एहसास होता है। हिंदी को तो मिडिल क्लास ने छोड़ दिया है। हिंदी अगर जीवित है तो जो गरीब है, दबे कुचले हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, स्त्रियां हैं, उनकी भाषा रह गई है। जो पिछड़े जन समाज हैं, उनकी भाषा हिंदी रह गई है। मिडिल क्लास ने हिंदी को डिसोन कर दिया है। वो हिंदी साहित्य से उसको कोई लगाव नहीं है। कोई लगा। और ये एक पुरानी विडंबना है प्रेमचंद की। उनको कथा सम्राट वगैरह कहा जाता है, जी वो बड़े राइटर हैं, लेकिन प्रेमचंद की शव यात्रा में शायद 10-12 लोग थे। जी सर। जी आप ये एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं आपको। जी सर। सोचिए आप, कथा सम्राट की शव यात्रा में 10-12 लोग। ये लिखा भी है उन पर, जो उनकी जीवनी है उसमें लिखा हुआ है ये। और मैं 2008 में प्रेमचंद जयंती को व्याख्यान देने के लिए मैं बुलाया गया था आसनसोल में, विधान चंद्र कॉलेज आसनसोल में। मेरा एक वक्तव्य होना था प्रेमचंद पर। मैं वहां गया, ठहरा, 31 जुलाई 2008। और आसनसोल के साहित्य प्रेमियों को पता लग गया कि मैं आया हुआ हूं। और फिर मेरे साथ जो हुआ 31 जुलाई को, वो बहुत ही अप्रत्याशित था। सवेरे 6-7 बजे लोग आ गए कि चलिए उस चौराहे पर प्रेमचंद की प्रतिमा लगी है, वहां माल्यार्पण कर दीजिए प्रेमचंद को। और फिर सुबह 6-7 बजे से लेके रात 11 बजे तक पूरे आसनसोल में जगह जगह प्रेमचंद पे कार्यक्रम होते रहे। प्रेमचंद का इतना सम्मान तो हिंदी समाज में नहीं है जितना बंगाल में है। बंगाल में आप देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर से जो प्रेम है, जीवनानंद दास से जो प्रेम है, उसके कारण हमारे जो शासक हैं, वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, ताकि जी बंगाली बंगाली जनता का वोट लिया जा सके। जी जी। निराला का नाम, ये शासक लोग निराला का नाम नहीं लेते। ये शासक प्रेमचंद को नहीं कोट करते। ये शासक कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, वीरेन डंगवाल, चंद्रकांत देवताले, मंगलेश डबराल के निधन पर एक लाइन का शोक संदेश नहीं प्रसारित करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदी समाज अपनी हिंदी को भूल चुका है। एक वक्त आता है, केदारनाथ सिंह की कविता है, जब पूरा राष्ट्र अपनी भाषा भूल जाता है। ये केदारनाथ सिंह की कविता की पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं मैं। जब जी एक पूरा राष्ट्र अपनी भाषा भूल जाता है, तो कहने को है कि हम लोग 60 करोड़ हैं या 80 करोड़ हैं, हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, लेकिन साहित्य साहित्य से कितने लोग जुड़े हैं? होंगे अधिक से जी। अधिक, अधिकतम 10,000 लोग। इसलिए लाइक वाइक जो होता है ना, जब मैं मंगलेश जी को बताता था कि आपकी ये कविता 600 लोगों ने लाइक की, ये तो बहुत ज्यादा लाइक की जा रही है सर, तो हंसते थे। और उस हंसी में एक
ये अविश्वास होता था। वो कहते थे अच्छा ऐसा है, तो पहले आश्चर्य, फिर कहते थे कि ठीक है भाई, लाइक करो, करो लाइक। यानी कि वो समझते थे कि इस लाइक वाइक के कारोबार में उन्हें भरोसा नहीं था। ये 500 लोग 600 लोग अगर लाइक कर दें किसी कविता को, क्या मतलब है इसका? 80 करोड़ या 60 करोड़ हिंदी भाषा भाषी समाज में एक कविता संग्रह नहीं बिक पा रहा है, वो पूरा बिकने में 3 4 5 साल लग जा रहे हैं, 600 प्रतियां। तो लोग जब प्यार नहीं करते अपने रचनाकारों को, उनको पढ़ते नहीं हैं, तो रचनाकार तो आर्थिक अभाव से उसका सामना करेगा ना। बिल्कुल। हिंदी के लेखकों को, जैसे गौरी लंकेश की हत्या हुई, नरेंद्र उनकी हुई, नरेंद्र दाभोलकर की, गोविंद पानसरे की, कलबुर्गी की, हिंदी के लेखकों पर क्यों नहीं खतरा है? क्योंकि हिंदी के लेखकों की फॉलोइंग बड़ी नहीं है। ऑडियंस जब बड़ी नहीं है, फॉलोइंग बड़ी नहीं है, तो वो स्वाभाविक है कि सत्ता जो है डरती नहीं है, ऐसे लेखक से नहीं डरती है। और ये अभाव रघुवीर सहाय को, आप सही कह रहे, रहा, मुक्तिबोध को रहा। जी, निराला और गरीबी में जिए, इतने बड़े कवि और इतने महान। निराला मंगलेश डबराल को बहुत मंगेश आर्थिक डबराल जी। अभाव था, बहुत आर्थिक अभाव था, मैं जानता हूँ। मुक्तिबोध तो अंतिम सर दिनों तो जीवन मरने के बाद उनकी कविता संग्रह प्रकाशित हुई है, कितनी बड़ी त्रासदी है। इस पर तो बड़ा मार्मिक संस्मरण है। यात्री प्रकाशन था एक सागर में, और वहां अशोक वाजपेयी छात्र थे सागर विश्वविद्यालय में। उन्होंने जी। यात्री प्रकाशन से बात की कि मंगलेश, ये मुक्तिबोध का पहला कविता संग्रह आप छाप दीजिए। सागर जैसी छोटी सी जगह मध्य प्रदेश में, मैं भी 5 साल पढ़ाया उस यूनिवर्सिटी में, वहां यात्री प्रकाशन तैयार हो गया कि ठीक है छाप देते हैं मुक्तिबोध का संग्रह। कैसे कैसे लोग थे, इसलिए मैं ये छोटा सा संस्मरण आपको बीच में मुक्तिबोध पर सुना रहा हूं। वो तैयार हो गया कि हम छाप देते हैं। तो अशोक वाजपेयी जी ने मुक्तिबोध से कहा कि आप अपनी पांडुलिपि दे दीजिए, यात्री प्रकाशन आपका कविता संग्रह छापने को तैयार हो गया है। बोले ठीक है। फिर कुछ महीनों बाद मुक्तिबोध ने वो संग्रह पांडुलिपि नहीं दी, तो अशोक जी ने याद दिलाया कि आपने पांडुलिपि नहीं दी। तो मुक्तिबोध ने कहा कि पार्टनर ऐसा है, वो पार्टनर पार्टनर कहते थे, पार्टनर जी। ऐसा है, छोटी पूंजी का प्रकाशक है, मेरी किताब तो बिकेगी नहीं, मिट जाएगा वो। नहीं दिया उन्होंने। आजकल का कोई राइटर होता दे देता, तुम भी मिट जाओ, मेरी किताब तो छप जाए। आप सकते हैं लेकिन जी। मुक्तिबोध देखिए, एक बड़े हृदय के रचनाकार थे। कह रहे हैं छोटी पूंजी का प्रकाशक है, मेरी किताब कविताएं कठिन होती हैं, जानते थे वो। ये भी कहते थे कि पत्रिकाएं नहीं छापेंगी, लंबी कविता है पार्टनर, कोई पत्रिका क्यों छापेगी। उनकी कविता लौट भी आती थी आकार प्रकार के कारण। तो उन्होंने कहा छोटी पूंजी का प्रकाशक है, मेरी किताब बिकेगी नहीं और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं दूंगा। तो उसके प्रति भी लगाव है, एक कम पूंजी के प्रकाशक से एक प्रेम है मनुष्यता कि के प्रति लगाओ, एक तरह से कि मनुष्यता से मनुष्यता। लगाव जी। है। ये स्ट्रगल पुराना है हिंदी के साथ, ये विचारणीय है कि तुलसीदास को आर्थिक अभाव क्यों था, कबीर को क्यों था। तुलसीदास कहते हैं एक कविता में कि चने के जो 4 दाने हैं अगर मिल जाते हैं कभी, चना होता है ना, भुना जी। हुआ जी। चना जी। खाली, चने के 4 दाने कभी मिल जाते हैं तो मैं उन्हीं को 4 पुरुषार्थ मान लेता हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये तुलसीदास कह रहे हैं, कितना संकट रहा होगा। और कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि मेरा काम तो जुलाहे का है। तो सुई में धागा डालना होता है जुलाहे को। उस समय
कभी आपने भी सुई में धागा डाला हो, अगर पूरा कंसंट्रेशन नहीं है तो धागा अगल बगल से निकल जाएगा, सुई में नहीं जाएगा। पूरी एकाग्रता चाहिए, चरम एकाग्रता। तो एक कविता में कबीर कहते हैं कि अब वो धागा मैं नहीं डाल पाता सुई में, जब भी जुलाहा हूं, मेरा काम है सुई में धागा डालना, नहीं जाता है धागा। क्यों? क्योंकि मन लगा हुआ है राम में। अगर मैं उसमें डालता हूं धागा तो छूटे राम स्नेह, ऐसी कुछ लाइन आती है कि राम का प्रेम छूट जाता है। अगर मैं सुई पर एकाग्र होता हूं तो राम के प्रेम का राम से ध्यान हट जाता है, तब सुई पर ध्यान एकाग्र होता है। तो वो क्या कहते हैं कि जुलाहे का काम मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा सारा ध्यान राम में लगा हुआ है, इसलिए मैं सुई में धागा भी नहीं डाल पा रहा हूं। तो जब जुलाहे का आप काम करेंगे नहीं तो आपकी कोई अर्निंग होगी नहीं, कोई कमाई होगी नहीं, आपकी जीविका चलेगी नहीं। इसलिए उसी कविता में एक लाइन आती है, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई। कबीर की माँ ये दृश्य देख के रो रही है खड़ी, ये बालक कैसे जीवे खुदाई, हे खुदा। क्योंकि कबीर तो आधे हिंदू आधे मुसलमान थे ना। मुसलमान दंपति ने उनका पालन पोषण किया था, नीरू और नीमा ने। नहीं मान। तो मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ये बालक कैसे जीवई खुदाई, कि हे खुदा, हे अल्लाह, ये बच्चा कैसे जीवित रहेगा, ये तो सुई में धागा नहीं डाल पा रहा है। तो ये जो आर्थिक संकट है, कबीर और तुलसीदास से चल के केवल राज्याश्रय पा जाने वाले रीतकालीन कवियों को छोड़ दें अगर, हालांकि घनानंद के साथ भी संकट रहा, जी जी बाद बिल्कुल में बिल्कुल। इधर मुक्तिबोध निराला, रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल, ये हिंदी के सारे बड़े कवि आर्थिक संकट का सामना किए। त्रिलोचन खुद मुझसे बताए, त्रिलोचन ने एक बार मुझे बताया, सुल्तानपुर के रहने वाले थे, कि दिल्ली जाने के लिए किराया नहीं होता था तो हम पैदल चले जाते दिल्ली सुल्तानपुर से। हमने कहा पैदल कैसे? तो बोले वो पटरी पटरी चले जाते थे ट्रेन की, जानते थे ये पटरी दिल्ली जा रही है। तो उसी में ये त्रिलोचन ने मुझसे कहा, और उन्हीं त्रिलोचन, अब आप कहें त्रिलोचन क्यों नाम ले दिया, त्रिलोचन की कुछ पंक्तियां कोट करना चाहता हूं। हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था। हिंदी के बड़े कवि वो कवि हैं जो कभी चैन से नहीं रहे, जिनकी सांसों को आराम नहीं था, और जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया कलमश को धोने में समाज के, जिन्होंने समाज के कलमश को धोने में सारा जीवन लगा दिया। हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था। इसमें कुछ तो हिंदी समाज का कसूर है और कुछ उन कवियों का भी कसूर है कि उन्होंने एक कठिन राह अपने लिए चुनी। जैसा कि निराला कहते हैं, जाना तो अर्थागमो पाया है, मैं जानता था पैसा कैसे कमाया जा सकता है, मेरे आसपास के लोग जिस तरह कमा रहे थे मैं भी कमा सकता था। जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो ये जो आर्थिक पथ है ना, रुपए पैसे कमाने का जो पथ है, उस पथ पर उस पर चलने में अनर्थ है। यानी कि वो उस पर चल के हम मूल्यों से, मानवीय मूल्यों से न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर ऐसा है क्या कवियों कि जो इसलिए उदात्त कवियों ने सृजन स्वयं। है हम्म। वो आर्थिक अभाव में ही संभव है? नहीं नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये जी ठीक है, ये हमने ऐसी सभ्यता बनाई क्यों है, हमने ऐसी सभ्यता बिल्कुल। क्यों बनाई है जिसमें हमें ये मानने को मजबूर होना पड़े कि अगर हम उदात्त होंगे, उदात्तता की राह पे चलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। हमने ऐसी सभ्यता क्यों बनाई है? ये हमारी जो साभ्यतिक बनावट है उसमें ही
खोट है ना, जो रघुवीर साय कहते हैं, यह संस्कृति उसको पोसती है जो सत्य से विरक्त है। यह संस्कृति उसको पोसती है जो सत्य से विरक्त है, देह से सशक्त और दानशील धीर है, भड़क कर जो उग्र हो उसको तुरंत मार देती है। यह संस्कृति उसको पोसती है जो सत्य से विरक्त है। जो सत्य से, ये क्या, ये टैग है, सत्यमेव जयते, ये ऊपर लिखा हुआ है, भीतर पूरा का पूरा असत्य का कारोबार चल रहा है। ये श्रीकांत वर्मा लिखते हैं कि मित्रों, असत्य को कहें, असत्य को जिए और सत्य पे चर्चा चलाए रखें। आपने ऊपर लिख दिया असत्य में हो जाते, भीतर पूरा असत्य का कारोबार चल रहा है। ये संस्कृति उसको पोसती है जो सत्य से विरक्त है, देह से सशक्त और दानशील धीर है, भड़क कर जो उग्र हो उसको तुरंत मार देती है। तो ये संस्कृति धूमिल को मार देती है, भुवनेश्वर को मार देती है, निराला को मार देती है। मुक्तिबोध 47 साल की उम्र में चले जाते हैं। 47, आप कल्पना कीजिए, मुक्तिबोध केवल 47 साल के थे, चले गए। और 6 खंड रचनावली के हैं और हर खंड करीब 500 या 600 पेज का है। तो 3600 पेजेस, प्रिंटेड पेजेस का अवदान है 47 साल की उम्र में। आप सोचिए, धूमिल, फिर रघुवीर साय। रघुवीर साय 60 की उम्र में चले जाते हैं। निराला शायद 64-61 में देहांत है, हाँ 64-65 की उम्र में चले जाते हैं। इस परंपरा में मंगलेश को तो फिर भी 72 तक चल गए वो। तो ये हमें ऐसा समाज नहीं बनाना चाहिए, हमारा ऐसा समाज नहीं होना चाहिए था जिसमें एक राइटर को, एक अच्छी राह पर चलने वाले को इस तरह से मजबूर होना पड़े, अभावग्रस्त रहना पड़े। ये हमारी सभ्यता की बनावट में ही खोट है, ये गलत है, ये अस्वीकार्य है। ये हम नहीं, इसको हम इसको अस्वीकार करते हैं। और हम इसका कारण, इस समाज में प्रेम का जो अभाव है, मूल्यों से प्रेम का अभाव है। ये जिस तरह की एक, मतलब एक दुष्चक्र में हम इस समय फंसे हुए हैं, पूरा देश फंसा हुआ है, एक जिसको कहते हैं ना फासिस्ट हमला है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये जो रोमान है ना, जनता जनता का जो रोमान है, ये जनता को इस रोमान से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, किस किस्म की जनता निर्मित हुई है पिछले 70 वर्षों में। हिंदी के एक कथाकार हैं अनिल यादव जी, उन्होंने मुझसे कहा कि इस जनता पे पुनर्विचार की जरूरत है। ये जनता, क्या हमारे जो नेता लोग रहे हैं पिछले 70 वर्षों में, क्या उन्होंने एक स्वार्थी, एक विचारहीन, एक क्रूर जनता को नहीं निर्मित किया है? एक निर्मम, स्वार्थी और विचारहीन जनता अगर हमने बनाई है हमारे नेताओं ने, जिसके कारण आज हम, एक पूरा देश एक फासिस्ट हमले की चपेट में है। जी, मैं बहुत बोल चुका हूं, 1 घंटा नहीं सर, 23 आप बोल रहा हूं। मतलब हम तो चाहते हैं कि आप अविराम रूप से बोलते रहें। आप काफी ऐसा मत कर। नई बातें और अच्छी बातें आपसे जानने के लिए मिल रही हैं, और हमारे श्रोता भी बीच बीच में कमेंट करते रह रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। लेकिन चूंकि एक, समय की एक सीमा है, जी, तो और लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम हो गया है। हाँ 1 घंटा 24 मिनट में देख रहा हूँ। जी जी। और तो अगर आपके कुछ सवाल हों, क्योंकि मुझसे कहा गया था पहले सेशन में अपनी स्मृतियां रखूं, तो वो हो गया। जी अब स्मृतियों की तो पूरी एक किताब ही हो जाएगी अगर मैं बोलता रहूंगा, तो वो तो एंडलेस मामला है। जी जी इसके जी बाद जी सवाल जवाब का सेशन था। इसके बाद जी एक जी, कुछ सेशन कोई सवाल। और था जो पीयूष जी ने बताया जी, था। तीसरा स्तर ये है कि हम चाहते हैं कि मंगलेश जी की वो कविता जो आपको सबसे प्रिय हो। ऐसे तो सबसे प्रिय चुनना कठिन है, फिर भी सबसे सबसे प्रिय कविता तो मैं सुना चुका हूँ, वो वाली। मैंने वर्णमाला सोचा वाली। इसे, नहीं नहीं, मैंने सोचा इसे उठाऊं टुकड़ों टुकड़ों में,
जी जी। पर प्रेम। तब वो कहाँ होगा प्रेम, वो तो होगा एक हत्याकांड। ये उनकी कविता मुझे बहुत प्रिय है। ये कविता आप उसका पाठ कर दीजिए सर, अगर कोई ऐसी कविता जो आपको पसंद हो, कोई भी। जैसा कि आपने बीच में ज्योतिषी पे आपने कहा था कि उन्होंने कविता लिखी। वो थोड़ी लंबी है, ज्योतिष वाली। मैं आपको ये देखिए, एक स्मृति भी सुना देता हूँ, एक कविता सुना देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक। किताब है, ये किताब है, आप देख पा रहे हैं शायद, प्रतिनिधि कविताएं, जी, मंगलेश प्रतिनिधि डबराल। कविता है। जी जी। ये है प्रतिनिधि कविताएं, मंगलेश डबराल, आप देख पा रहे होंगे। जी सी, राजकमल से निकला हुआ है। ये राजकमल से प्रकाशित है। इस किताब का हिस्ट्री थोड़ी बताता हूँ। ये काम मुझे सौंपा था मंगलेश जी ने स्वयं। एक दिन फोन आया कि पंकज ऐसा करो कि मेरी प्रतिनिधि कविताएं तुम तैयार कर दो और एक भूमिका लिख दो उसकी। और उन्हीं दिनों मैं सागर विश्वविद्यालय मुझे जाना पड़ा। कानपुर में मैं हूँ एक कॉलेज में, तो यहाँ से छुट्टी लेके मैं सागर विश्वविद्यालय गया। वहाँ हालात कुछ प्रतिकूल थे, बहुत राजनीति वगैरह थी और कुछ कानूनी समस्याएं थी। तो मैं फिर लौट आया। तो मैं कहने का अर्थ है कि काफी संघर्षपूर्ण जीवन था वहाँ। तो मैं काम में एकाग्र नहीं हो पा रहा था। जैसे कबीर कहते हैं ना कि सुई में धागा डालेंगे तो राम छूट जाएंगे। तो नौकरी में ध्यान दे रहे थे, तो मंगलेश डबराल की प्रतिनिधि कविताएं में हम एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। तो उनका वो संकोची स्वभाव के थे, शालीन थे बहुत, कैरियरिस्ट नहीं थे ये लोग। ये बड़ा रचनाकार कैरियरिस्ट नहीं होता है कि प्रतिनिधि कविताएं आ जाए जल्दी हर 6 महीने पर। रोज रोज फोन नहीं करते थे कि 15-15 दिन पे फोन करें, 6-6 महीने पर करते थे। एक फोन आया, फिर 6 महीने बाद आया अगला फोन कि पंकज कहाँ तक काम हुआ। तो मैं कहता था कि सर वो हो नहीं पा रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल है जीवन में, मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ। उन्हीं दिनों ऐसे करके 2-2.5 साल निकल गए। आप सोचिए, हिंदी का एक बड़ा कवि कह रहा है कि मेरी 5 किताबों से जो बेस्ट कविताएं हों उनका एक संचयन तैयार कर दो। और 2.5 साल हो गए, काम ही नहीं हुआ। तो 2-2.5 साल बाद दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में मंगलेश जी से भेंट हुई। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे डर लग रहा है कि अब ये काम किसी और को आप दे देंगे। तो बोले नहीं, चाहे जितने साल बीत जाएं मैं किसी और को नहीं दूंगा। ये थे वो लोग, कैरियरिस्ट नहीं थे। मैंने एक दोस्त को एक किस्सा सुनाया, तो उसने कहा कि अगर आजकल के कवि होते तो 5-6 महीने में किसी और के द्वारा एडिटेड प्रतिनिधि कविताएं आपके हाथ में आ गई होती। कि आपके बिल्कुल। हाथ में आती किताब, कोई और एडिटर है और छप के आ जाती। मंगलेश जी बोले मुझे तुम में भरोसा है, तुम पर भरोसा है, चाहे जितने साल बीत जाए ये काम तुम ही करोगे। खैर वो 2.5-3 साल मैंने कर डाला, उसकी भूमिका लिखी। 107 से ज्यादा कविताएं चुनी गई हैं इसमें, और स्वयं मंगलेश डबराल जी की मोहर लगी हुई है इस किताब पे। उन्होंने स्वयं इसको देखा था और उनके जीवन काल में 2017 में ये आ गई थी। इसके बाद इसका दूसरा संस्करण भी आ चुका है। तो अगर कम पैसों में, अब बताइए, 75 रुपए की किताब है। जी, ये पूरी सीरीज है वो, प्रतिनिधि कविताओं की। अब पचहत्तर ये रुपए में आपको हिंदी के एक बड़े कवि की लगभग अधिकांश श्रेष्ठतम जो कविताएं हैं वो पढ़ने को मिल जाएंगी। तो क्या होगा, आर्थिक अभाव नहीं होगा तो क्या होगा। अमेरिका का जो बहुत प्रतिष्ठित एक प्रकाशन हाउस है, प्रकाशन गृह है, वहां से अंग्रेजी में अनुदित मंगलेश डबराल की कविताओं का एक संचयन आया था। उसका नाम है दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। जी और जी। आप सोचिए 6 महीने में उसका पहला संस्करण पूरा बिक गया और करीब 2,500-3,000 डॉलर की रॉयल्टी मंगलेश जी को मिली थी। मुझसे कहा था उन्होंने, जब मैंने पूछा तो बोले लगभग 3 लाख रुपए मिले एक संस्करण के।
इसका क्या मिलेगा 75 रुपए का। खैर, कवि तो पैसे के लिए नहीं करता है, जीता है, लेकिन समाज को तो ध्यान रखना चाहिए ना कवि का। कवि तो ऐसा होता है कि छात्रों से, एक कवि सम्मेलन में आए थे मंगलेश जी इलाहाबाद, हम लोगों के निमंत्रण पर, जन संस्कृत मंच ने वो कराया था, नहीं सॉरी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने कराया था वो कवि सम्मेलन। उसमें एक वरिष्ठ कवि थे, वो कह रहे थे कि एसी का किराया मिलना चाहिए और ऑनरेरियम मिलना चाहिए। अच्छा, छात्रों ने चंदा करके कराया था, चंदा इकट्ठा करके, जिसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं। तो वो कह रहे थे ऑनरेरियम होना चाहिए, एसी किराया होना चाहिए, और बच्चे केवल वो दे पाए थे स्लीपर का किराया, सेकंड क्लास। मंगलेश जी ने ये संवाद सुन लिया। चलते समय जब मैं उन्हें स्टेशन विदा करने गया, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, तो चलते समय मुझसे बोले कि वो जो कवि है ना, उनको और रुपए मत मिलने देना। फिर बोले कवियों को छात्रों से पैसे नहीं मांगने चाहिए। ये मंगलेश डबराल थे। आप उनकी स्मृतियां पूछते हैं, बार बार मेरी आंखें सजल हो जाती हैं। कवियों को छात्रों से पैसे नहीं मांगने चाहिए। तो ऐसे थे वो। और अभिमान बिल्कुल नहीं था। एक बड़े आदमी की ये भी पहचान है कि वो अपने को बड़ा नहीं मानता है। छोटा व्यक्ति अपने को बड़ा मानता है, बड़ा व्यक्ति तो अपने को कुछ नहीं मानता है। मंगलेश ने, जब प्रतिनिधि कविताएं किताब आ गई, तो अपनी डायरी में लिखा है, मेरे एक दोस्त ने बताया, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं बताया मंगलेश जी ने। लिखा कि मेरी प्रतिनिधि कविताएं आ गई है, पंकज प्रतिभाशाली है, उसने अच्छा काम किया है, लेकिन न जाने क्यों अब किताब आ गई है तो मुझे उससे कोई लगाव नहीं महसूस होता। और अपने डायरी में एक जगह लिखते हैं, एक दूसरी जगह लिखते हैं कि मुझे अपनी कविताओं से भय लगता है, जैसे कि मुझे अपने घर जाते हुए भय लगता है। यानी कि एक बड़ा कलाकार, एक बड़ा कवि वो होता है जो अपने कर्म से, अपने रचना कर्म से हमेशा असंतुष्ट रहता है, व्यापक रूप से असहमत। ये मरणोपरांत कवि शीर्षक कविता है मंगलेश की, मुक्तिबोध पर। उसमें एक लाइन है, व्यापक रूप से असहमत और अंततः असंतुष्ट होना चाहिए एक राइटर को। अपनी रचना से संतुष्ट नहीं, अगर संतुष्ट है तो, अगर संतुष्ट है रचनाकार तो वो मृत है, उस संतोष में मृत्यु है उसकी, उसको हमेशा बेचैन रह सकना चाहिए। तो मुझे अपनी कविताओं से डर लगता है, जैसे कि मुझे अपने घर जाते हुए डर लगता है। और फिर एक अद्भुत बात उन्होंने लिखी है कि मैं थोड़ा सा कवि हूं और आलोचक तो बिल्कुल नहीं हूं। ये वाक्य अपनी डायरी में लिखा है, मैं थोड़ा सा कवि हूं। तो एक बड़ा कवि कह रहा है कि मैं थोड़ा सा कवि हूं, और जो छोटा कवि होगा वो बताएगा कि एक मिल गए थे मुझे एक बार एक सज्जन बस में, तो बोले महादेवी वगैरह ये अच्छा लिखती थी, वो कहा, बुजुर्ग थे वो, ठीक ठाक लिखती थी महादेवी, ये कहा, हम भी लिखते थे, फिर हमने लिखना छोड़ दिया, पॉलिटिक्स बहुत थी साहित्य में, इसलिए छोड़ दिया। और महादेवी के बारे में कहा कि ठीक ठाक लिखती थी। तो ये है फर्क। आप कह रहे मंगलेश जी हैं, जो कहते आप कह हैं कि रहे हैं मैं थोड़ा सा मैं कवि थोड़ा हूँ, सा कवि हूँ। यही और विनम्रता उनको शायद उनको बड़ा कवि बनाती है। ये बनाती है, इसी से जुड़ी हुई मैं आपको एक कविता, तो आपने पढ़ी होगी, संगतकार सुनी होगी। जी सर, जी जी। संगतकार, संगतकार मंगलेश जी की सिग्नेचर पोएम है, जी शायद सर ये एनसीईआरटी में लगी हुई है, ये कोर्स में भी है, कोर्स में है, ये 10वीं के। कोर्स में। हाँ, तो मैं संगतकार नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत फेमस कविता है। मैं एक दूसरी जी कविता सर। सुना के अपनी बात खत्म कर देता हूँ। जी संगतकार
जो कविता है उसकी अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां सुना देता हूं। 74 पेज पे है कि संगतकार वो होता है जो मुख्य गायक का सहयोग करने के लिए गाता है, अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठने देता है और विनम्र बना रहता है। इसमें आता है कि संगतकार की आवाज जो थी वो सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। तो मैंने अभी हाल में लिखा है मंगलेश को संबोधित करते हुए कि वो सुंदर, कमजोर, कांपती हुई आवाज संगतकार की तो थी, मगर उससे पहले वो आपकी थी। और जैसा कि नागार्जुन की कविता से हम जानते हैं कि दूसरे के दुख से न्याय वही कर सकता है जिसने स्वयं उस दुख का सामना किया हो। जैसे कि उनकी कविता है, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। तो जी, स्वयं कालिदास अगर न रोए होते तो यक्ष के विलाप को, उसकी करुणा को, दर्द नहीं। उसके आंसू को ठीक से दर्ज नहीं कर पाते, उससे न्याय नहीं कर पाते। इसलिए वो कहते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। तो ये जो संगतकार आता है मंगलेश के यहाँ, ये स्वयं मंगलेश डबराल है, इसको हम पहचान सकते हैं। और लेकिन मंगलेश का अवदान क्या है? कोई भी इंसान किसी और की तुलना में कमतर नहीं है, बल्कि सभी इंसान बराबर हैं। और बराबर। जो संगतकार है वो भी मुख्य गायक जितना ही मुख्य है, ये इस्टेब्लिश करते हैं मंगलेश अपनी कविता की मार्फत, कि संगतकार भी मुख्य गायक जितना ही मुख्य है। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां सुना देता हूं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बिल्कुल। ये संगतकार कविता की अंतिम 4 पंक्तियां थी। और मेरी एक प्रिय कविता है उनकी, पंचम। इसको सुना के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पंचम कविता आपको सुना देता हूं। बिल्कुल ये सर। उनके ये उनके 5वें संग्रह में है, नए युग में शत्रु। वैसे ये भी प्रतिनिधि कविताएं में है, मेरे चयन में है। पंचम, इसमें वो बात आई है कि मैं थोड़ा सा कवि हूं और आलोचक तो बिल्कुल नहीं हूं। तो कानपुर में एक शायर है, एक कवि हैं, गीतकार हैं, अंसार कमरी। उनका उनका एक दोहा है, रातों को दिन कह रहा, दिन को कहता रात, जितना ऊंचा आदमी उतनी नीची बात। तो आदमी जो ऊंचा है, हमारा जो युग है वो ऐसे ही युग है, जो ऊंचाई पर बैठा है वो सबसे नीची बात कर रहा है। और जो वास्तव में ऊंचा है वो कह रहा है कि मैं ऊंचा नहीं हूं, मैं तो छोटा सा हूं, मैं थोड़ा सा कवि हूं और आलोचक तो बिल्कुल नहीं हूं। उसी आशय को बहुत ही शालीन, बहुत ही कोमल, बहुत ही परिष्कृत ढंग से व्यक्त किया है पंचम कविता में। तो ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पंचम। जी। किराना घराने के सबसे अजीम गायक, अजीम मीन्स महान, किराना घराने के सबसे अजीम गायक अब्दुल करीम खां से एक दिन उनके एक मुरीद ने पूछा। किराना घराने के सबसे अजीम गायक अब्दुल करीम खां से एक दिन उनके एक मुरीद ने पूछा, उस्ताद, आपने तो सातों सुर साध लिए हैं, अब कुछ बचा नहीं। उस्ताद, आपने तो सातों सुर साध लिए हैं, अब कुछ बचा नहीं। खरज से निखाद तक तीनों पर्दों के आर पार जाती है आपकी मीठी आवाज।
करीम खां बोले, कहाँ बेटा, सिर्फ पंचम को मैं थोड़ा समझ पाया हूं, और अब इस उम्र में क्या कर पाऊंगा। करीम खां बोले, कहाँ बेटा, सिर्फ पंचम को मैं थोड़ा समझ पाया हूं, और अब इस उम्र में क्या कर पाऊंगा। मुरीद भी उदास हो गए, उन्हें उम्मीद थी उस्ताद कुछ और रोशनी डालेंगे अपनी आवाज पर, अपने बेजोड़ रियाज पर। बहुत पहले किसी किताब में पढ़ा था ये वाकया, उसे याद करते हुए सहसा हाथ रुक जाता है, जब भी लिखने बैठता हूं कोई कविता। ये है पंचम। और इसी के ठीक बाद प्रतिनिधि कविताएं में एक कविता है जिसका टाइटल है यह नंबर मौजूद नहीं, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट नाम से इसी का अंग्रेजी अनुवाद आया। जो अंग्रेजी अमेरिका में के। जी। मंगलेश की कविताओं का संग्रह आया, और मंगलेश के मैं इतना निकट था कि मुझे उनका नंबर याद रहता था, 9910402459। दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये है उनका प्रोफेटिक विजन कि ये नंबर अब मेरे लिए मौजूद नहीं है, हम सब के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कविता मौजूद है, बिल्कुल सर। और इसी रूप में वो हमारे साथ रहेंगे। तमाम यातनाओं के बीच जो आपने स्मृति अंश में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, आप ही की बात दोहरा रहा हूँ कि जिसको जी हम याद करते हैं वो हमारे लिए विगत नहीं होता, और स्मृति या लेखन जो है वो नश्वरता का प्रतिकार है। तो हमें जी। उम्मीद है कि जो आप मंगलेश जी पर स्मृति लिख रहे हैं वो पुस्तक की शक्ल में बहुत जल्दी उपलब्ध होगी, और हमें लगेगा कि मंगलेश जी फिर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उससे हम रूबरू हो सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े। मैं और मैं पूरा अपनी बात समय कह दिया दूं, आपने। आदर्श आदर्श जी जी मिश्र जी 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 और जी। ये पीयूष जी, और थिएटर, इसका नाम रचयिता इसका द नाम क्या है? क्रिएटर। रचयिता। रचयिता द क्रिएटर। क्रिएटर। जी जी जी। हाँ, रचयिता द क्रिएटर, और पीयूष और आदर्श जी और सभी दोस्तों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया। 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये ऐसा जमाना है कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, लोग सिर्फ बोल रहे हैं। तो उसमें आप मुझे सुना, आपने, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। ये शायद असीम बरेलवी सर का एक शेर है कि कौन सी बात कब और कहाँ कही जाती है, ये तरीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये क्या काफी बात। सलीके से और तरीके से आपने जो बात कही है, हम चाहते हैं कि आपको धारा प्रवाह सुनते यही रहे, देखिए, लेकिन ये देखिए विडंबना यही है जो आप प्रश्न कर रहे थे, भाव हिंदी के कवि को। विडंबना ये है कि तरीके के बावजूद नहीं सुनी जाती है बात। ये एक हम लोग हम लोग एक सीमित दायरे में एक दूसरे को सुन रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी समाज से मुखातिब हों तो उसमें जी नहीं सुनी जा रही है बात, बिल्कुल तरीके सर, के बिल्कुल बावजूद नहीं सुनी जा रही। तरीके के और बावजूद। ये मीर ने शेर में कहा, मीर का एक शेर है, सन्ना सन्ना है सब ख्वार, अजां जुमला हूं मैं भी। यानी कि सारे कलाकार अपमानित हैं, और अजां जुमला हूं मैं भी, एंड आई एम वन ऑफ देम। है ऐब बड़ा उसमें जिसे कुछ हुनर आवे। ये जो समस्या है सिर्फ हिंदी के कवियों की नहीं है, भारतीय कवियों की समस्या है। भारतीय ये जो कवियों की, जी हमारी जो गंगा जमुनी संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृत के कवियों की समस्या है। उर्दू के महाकवि हैं मीर, और कह रहे हैं कि इस समाज में जिसमें कोई हुनर होता है, जिसमें कोई कला होती है, उसमें माना जाता है कि उसमें कोई कमी है ऐब बड़ा उसमें
जिसे कुछ हुनर आवे, जब तेरा नाम लीजिए तो चश्म भर आवे। ये प्रेम की महान वाह, कविता है। बिल्कुल। चश्म माने आंख। तो हाँ, जब जी। तेरा नाम लीजिए, चाहे वो जिससे भी प्रेम हो, किसी स्त्री से हो या किसी कवि से हो या अपने माता पिता से, भाई बहन से हो, जब तेरा नाम लीजिए तो चश्म भर आवे, इस जिंदगी करने को कहां से जिगर आवे। क्या ये बात। प्रेम की महान कविता लिखने वाला कवि कह रहा है कि कलाकार अपमानित हैं समाज में, और मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। और गालिब कह रहे हैं कि कर्ज की पीते थे मैं, या गालिब कह रहे हैं कि है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। बोरिया ना होगा। है खबर हम्म, गर्म उनके आने की, जी आज जी ही जी। घर में बोरिया न हुआ। कि हमारे पास तो अपने प्रिय के स्वागत का इंतजाम तक नहीं है, इतनी गरीबी है। तो वो तो भारतीय कवि की समस्या है, केवल हिंदी कवि की समस्या नहीं है। लेकिन हिंदी कवि की समस्या ज्यादा है, हिंदी बेल्ट ज्यादा की है जी। समस्या ज्यादा है। बंगाल में या मलयालम का जो कवि होगा, बांग्ला का होगा, मराठी का होगा, वो इतनी उपेक्षा नहीं महसूस करता। इसलिए मंगलेश अपनी डायरी में लिखते हैं कि काश मैं किसी छोटी सी भाषा का कवि होता, कि कम से कम उसमें उस भाषा के लोग अपने कवियों को प्यार करते। काश मैं ऐसी भाषा का कवि होता। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी दोस्तों का। और युवा पीढ़ी से जुड़ना, युवा पीढ़ी ही भविष्य है, युवा पीढ़ी ही इन बातों को आगे ले जाएगी। हम लोग तो सीढ़ियां उतर रहे हैं, आप लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और हमें काफी अच्छा लगा। और बीच बीच में जो कमेंट्स आ रहे थे वो काफी अच्छे आ रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे इस बातचीत को। और हम उम्मीद करते हैं कि फिर हम कभी आपसे मिलें और जरूर। व्याख्यान सुने, मंगलेश जी की स्मृतियां सुने, और उससे पहले ये किताब की शक्ल में हमारे बीच आए उनकी स्मृतियां, और हम मंगलेश जी हाँ, को अपनी स्मृतियों अगर में सब याद रखें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3-4 महीने में शायद लिख पाऊँ। बिल्कुल ठीक है सर, हमें आदर्श जी। इंतजार है। और बिल्कुल, और धन्यवाद पीयूष सर। जी, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।